इतिहास की बीए पार्ट 1 की इस वर्चुअल क्लास में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। एक बार फिर हम नेपोलियन से मुखातिब होंगे दुनिया का इतिहास पढ़ते हुए। आधुनिक दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है नेपोलियन। और आपने पिछली क्लास अगर सुनी है तो आप समझेंगे कि किस तरह से नेपोलियन एक सामान्य परिवार से उठकर यूरोप का महानायक बनने की ओर बढ़ रहा था। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा और समझा कि किस तरह से महाद्वीपीय प्रणाली अपनाकर उसने थल युद्धों में और आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से अपने सबसे बड़े शत्रु नेपोलियन ने ब्रिटेन को हराने की, उसे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करने की नीति अपनाई, लेकिन वह असफल रही। अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर हमने देखा टिलसिट की संधि में पहुंच चुका था नेपोलियन, जब उसने रूस को मजबूर किया था समर्पण के लिए, संधि के लिए। लेकिन इसके बाद महाद्वीपीय प्रणाली से जो घटनाक्रम आरंभ हुआ, उसने तो उसको युद्धों में उलझाया ही, लेकिन उसने एक और ऐसी बड़ी गलती करी जिसने उसे पतन के गर्त में धकेल दिया। और वो बड़ी गलती थी स्पेन पर अधिकार, और इस अधिकार ने उसे एक नई उलझन में, नए संकट में डाल दिया। स्पेन, अगर आप नक्शा देखेंगे दुनिया का तो देखेंगे फ्रांस का पड़ोसी देश है और उसका मित्र देश भी था। लेकिन अपने ही मित्र देश पर नेपोलियन ने 1808 में आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का कारण ये था कि एक तो वहाँ का जो शासक था वह बूरबा वंश का था, और आप जानते हैं कि बूरबा वंश का लुई 16वां था जिसके खिलाफ फ्रांस में क्रांति हुई थी। इसलिए नेपोलियन बूरबा वंश के शासक को सहन नहीं कर पा रहा था स्पेन में। और उससे बड़ी बात यह थी कि इस समय फ्रांस का जो स्पेन का जो राजा था फ्रांसिस, उसका अपने बेटे फर्डिनेंड से विवाद था, और फ्रांसिस भी एक अयोग्य शासक था। इसका फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन ने बहुत तरकीब से, बहुत कूटनीति से 1808 में बेथुम नगर में फ्रांसिस को बुलाया, बातचीत का कहकर कि बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन उसे बुलाकर उसने उसका त्यागपत्र ले लिया, और त्यागपत्र लेकर अपनी ताकत के बल पर अपने भाई जोसेफ को स्पेन का सम्राट बना दिया। अब यहाँ तक बहुत सामान्य घटना थी। राजा कमज़ोर था स्पेन का, और नेपोलियन बहुत शक्तिशाली था, उसके लिए ये बहुत आसान काम था, उसने हटा दिया। यहाँ तक सब ठीक था, उसका भाई भी सम्राट बन गया। लेकिन इसके बाद स्पेन में जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित था। यानी कि स्पेन के राजा ने तो नेपोलियन के भाई को स्पेन का सम्राट स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पेन की जनता ने इस बदलाव के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ प्रायद्वीपीय युद्ध की घोषणा कर दी। और जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो स्पेन की जो खराब सड़कें थी और फ्रांसीसी सेना के लिए और खुद जोसेफ के लिए जो वहाँ की अपरिचित भूगोल था, इसका नुकसान फ्रांस की सेना को उठाना पड़ा, क्योंकि स्पेनियों ने जिस युद्ध पद्धति को अपनाया वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति आप जानते हैं, हिंदुस्तान में शिवाजी के संघर्ष को लेकर बहुत लोकप्रिय रही है, यानी कि छुपकर वार करने की पद्धति। और ये
वही कर सकता था जो अपने देश में रह रहा है, जिसको वहाँ के भूगोल का बहुत ठीक से पता है। लेकिन फ्रेंच सेना को क्योंकि वहाँ के भूगोल का पता नहीं था स्पेन का, और उन्होंने जब युद्ध में छुपकर आक्रमण करने शुरू किए स्पेनियों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से, इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रेंच सेना न केवल हारी बल्कि जो नेपोलियन का भाई जोसेफ था जिसको राजा बनाया था, वो भी मैड्रिड से भाग छूटा। अब ऐसी स्थिति में स्वयं नेपोलियन को स्पेन आना पड़ा और उसने स्पेन में आकर फिर से मैड्रिड पर यानी कि स्पेन की राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया। बेशक वो बहुत ताकतवर शासक था, इसलिए वह कब्ज़ा करने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही नेपोलियन वापस फ्रांस गया, पुर्तगाल की ओर से ब्रिटिश सेनापति आर्थर वेलेज़ली ने स्पेन की सेना को सहयोग देकर बहुत मजबूत बना दिया। इतना मजबूत उसके सहयोग से वह बना कि अंततः 1813 में ब्रिटेन और स्पेन की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन की उस दौर की एक बड़ी ताकतवर सेना को स्पेन से खदेड़ दिया। और इस तरह से ये एक अनावश्यक रूप से नेपोलियन ने जो युद्ध मोल ले लिया था और अपने मित्र को शत्रु बना लिया था, इसका परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन की यूरोप में साख एकदम गिर गई और इसमें वो जो लंबे समय तक उलझा रहा, यानी कि 1808 से लेकर 1813-14 तक उसको जब स्पेन में उलझना पड़ा और उसके महत्वाकांक्षी योजना और उसकी जो वंशवाद था जिसमें वो अपने भाइयों को जगह जगह सम्राट बना रहा था, लेकिन यहाँ ये सिक्का चला नहीं। स्पेन वासियों ने विरोध करके उसको एक नई संकट की पूरी एक श्रृंखला में उलझा दिया, और ये उसकी आगे चलकर हम देखेंगे कि उसकी हार का और उसके पतन का और उसकी असफलता का एक बड़ा कारण रहा। और इसीलिए खुद नेपोलियन को भी इसका एहसास हुआ और उसने स्पेन में ये जो संकट आमंत्रित किया था और ये जो युद्ध लंबा लड़ा और जहाँ बड़े बेआबरू होकर उसको निकलना पड़ा, इसीलिए उसने इसको अपने लिए जहरीला नासूर कहा था, क्योंकि वह इसमें सफल नहीं हो पाया और एक दुश्मन उसने बनाया, और उस दुश्मन की वजह से उसने शक्तिशाली होते हुए भी, जहाँ एक ओर तो वो ब्रिटेन से निपट नहीं पा रहा था, महाद्वीपीय प्रणाली उसकी असफल हो रही थी, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमने देखा कि किस तरह से आर्थर वेलेज़ली भी ब्रिटेन से उसकी मदद के लिए आया पुर्तगाल की तरफ से निकलकर। आप नक्शा देखिए इंटरनेट पर तो आप देखेंगे कि पुर्तगाल की सीमाएं भी स्पेन से लगी हुई हैं, तो वहाँ से उसके लिए आसान हो गया। और दो दुश्मनों ने मिलकर नेपोलियन की एक जो बहुत ताकतवर सेना थी, जिसे वो एक बार काबिज करने में भी सफल हुआ था, मैड्रिड पर वापस कब्जा कर सका था, लेकिन इस बार वो ब्रिटेन और स्पेन की सम्मिलित ताकत का सामना नहीं कर सका और उसे हार का मुंह देखना पड़ा। और इसीलिए उसने ये इतिहास में एक फ्रेज़ है, एक कहावत है जो खुद नेपोलियन ने कहा था कि स्पेन का युद्ध उसके लिए एक ऐसा नासूर साबित हुआ जो कभी बढ़ नहीं पाया और जिसने उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसको आप ढंग से पढ़ें, समझें। इस पर आपका 16 नंबर का सवाल भी आ सकता है और छोटे सवाल तो आने ही बनते हैं। थैंक यू।